आज हमें जड़त्व आघूर्ण के भौतिक महत्व को समझना है। जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व, जैसे कि आपको बताया गया पहले, जड़त्व के कारण प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन कर पाने में असमर्थ होती है। जड़त्व के कारण प्रत्येक वस्तु, अर्थात जड़त्व गुणधर्म है जिसके कारण प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन कर पाने में असमर्थ होती है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसका जड़त्व उतना ही अधिक होता है। अतः इस कारण से अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में, या यदि वह एक समान वेग से चल रहा है तो उसके वेग में परिवर्तन करने के लिए किसके, अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु के कम द्रव्यमान वाली वस्तु की तुलना में अधिक बल लगाना पड़ता है। क्या बताया गया कि अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु के, अगर वह वस्तु विराम अवस्था में है तो उसको गति अवस्था में लाने के लिए, या गति अवस्था में है तो एक समान वेग से अगर वो गति कर रही है तब उसके वेग में परिवर्तन करने के लिए कम द्रव्यमान वाली वस्तु की तुलना में अधिक बल लगाना पड़ता है अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु पर। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वह द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है। निष्कर्ष क्या, अधिक द्रव्यमान अधिक जड़त्व, कम द्रव्यमान कम जड़त्व। यह निष्कर्ष आ रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। इसी प्रकार किसी पिंड को विरामावस्था से घुमाने के लिए अथवा घूमते हुए पिंड के कोणीय वेग में परिवर्तन करने के लिए बल आघूर्ण लगाना पड़ता है। कुछ देर पहले जैसे बताया गया था कि विराम अवस्था वाली वस्तु को गति में लाने के लिए, या एक समान गति में गतिमान है एक समान वेग से, तो उसके वेग में परिवर्तन करने के लिए बल लगाना पड़ता है, वो रेखीय गति। तो वैसे ही कोई पिंड अगर विराम अवस्था से उसको घुमाना है हमको, अर्थात घूर्णी गति वाली कंडीशन आ रही है इसमें, तो या फिर घूमते हुए पिंड के कोणीय वेग में परिवर्तन करना है तो वहां पर हमको बल आघूर्ण लगाना पड़ता है। यदि जड़त्व आघूर्ण पिंड का अधिक है तो घूर्णी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए अधिक बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा। क्या बताया गया कि जड़त्व आघूर्ण अधिक है तो उसकी घूर्णी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए अधिक बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा। इस प्रकार दोनों को देखें तो रेखीय गति में जो महत्व द्रव्यमान का है, घूर्णी गति में वही महत्व जड़त्व आघूर्ण का है। एक उदाहरण देखते हैं, या ऐसा कहें कि इसी पर आधारित, जैसे बच्चों के खेलने का जो मोटर है उसमें देखते हैं हम कि जो पहिया है, पहिए के पास में छोटा सा गति पालक पहिया लगा रहता है। इस पहिए को जमीन से रगड़ करके मोटर को छोड़ देते हैं तो वह मोटर जड़त्व आघूर्ण के कारण कुछ देर तक के चलते रहता है। तो यही है जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व, अर्थात रेखीय गति में जो महत्व द्रव्यमान का होता है, घूर्णी गति में वही महत्व जड़त्व आघूर्ण का है। तो जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व घूर्णी गति में हम देखें, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि द्रव्यमान, जैसा किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व अधिक होगा, द्रव्यमान कम है जड़त्व कम होगा। अर्थात रेखीय गति में जो महत्व द्रव्यमान का है किसी वस्तु के, घूर्णी गति में वही महत्व जड़त्व आघूर्ण का होता है।
इस प्रकार हम देखते हैं रेखीय गति वस्तु का द्रव्यमान और घूर्णी गति है, वहां पर जड़त्व आघूर्ण, अगर द्रव्यमान अधिक है तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, और जड़त्व आघूर्ण अधिक है तो अधिक बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा। उनकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए रेखीय गति में है वस्तु तो उसकी रेखीय गति वाली अवस्था में परिवर्तन के लिए, विराम में है या गति में है, जैसा भी, जितना अधिक द्रव्यमान रहेगा उतना अधिक बल लगाना पड़ेगा। और घूर्णी गति के लिए जो है जितना अधिक उसका जड़त्व आघूर्ण होगा उतना ही अधिक उसमें बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा। अगली टॉपिक कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण हमको देखना है। उस टॉपिक पे बढ़ने से पहले हम एक बार अभी तक के जो चर्चा किए हैं उनको एक बार देखते हैं कि बल युग्म, इसके बारे में आपको सबसे पहले बताया गया था। जब किसी पिंड पर समान परिमाण के दो बल विपरीत दिशा में इस प्रकार से लगाए जाते हैं कि उनकी क्रिया रेखा एक न हो, तो बलों के इस युग्म को बल युग्म कहते हैं। और बल युग्म की प्रवृत्ति क्या होती है? पिंड को घुमाने की। तो बल युग्म की प्रवृत्ति जो है बल युग्म की प्रवृत्ति पिंड को घुमाने की होती है। किसी एक पिंड पर समान मात्रा के दो बल लगते हैं लेकिन उनकी दिशाएं जो है वो एक दूसरे के विपरीत होती है और क्रिया रेखा एक नहीं होता। ऐसे बल को हम कहेंगे, बलों को कहेंगे बल युग्म। और जो घूमने की प्रवृत्ति है अर्थात बल युग्म का आघूर्ण, इसका सूत्र आपको बताया गया था। दोनों बलों में से कोई एक बल अर्थात एक बल गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी अर्थात बल युग्म की भुजा की भुजा बल आघूर्ण के लिए बताया गया था। यदि हम इसको लें, इस बल को F, तो F गुना ये भुजा को ले लेते हैं D, तो क्या आएगा? F इंटू D। इसका मात्रक, इस बल का मात्रक और इस दूरी का मात्रक अर्थात न्यूटन मीटर। और विमीय सूत्र तो इसका विमीय सूत्र है m l स्क्वायर t माइनस 2। m की घात 1, l की घात 2 और t की घात ऋण 2। इसको सदिश रूप में यदि लिखते हैं तो इसका हम जो व्यंजक बताए थे सदिश रूप में, किसको? बल युग्म के आघूर्ण के लिए। तो इसका बल युग्म का आघूर्ण
का सदिशी रूप में ऐसा बताया गया था, टाउ इक्वल टू एल क्रॉस एफ। ये बल युग्म का आघूर्ण बराबर एक बल गुणा बल युग्म की भुजा अर्थात F इंटू डी, मात्रक न्यूटन मीटर। इसका बीमी सूत्र m घात 1 l की घात 2 t की घात ऋण 2। सदिशी रूप में इसका सूत्र टाउ इक्वल टू सदिश l और सदिश f, इनका सदिश गुणन। आगे इसके बाद बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या बताया गया था? बल आघूर्ण से तात्पर्य किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने का प्रभाव। बल युग्म की प्रवृत्ति पिंड को घुमाने की है और बल आघूर्ण क्या है? तो बल आघूर्ण जो है पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने का जो प्रभाव है वह प्रभाव है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का सूत्र लिखेंगे तो बल आघूर्ण का सूत्र हो जाएगा बल गुणा आघूर्ण भुजा, अर्थात किसी घूर्णन अक्ष या किसी बिंदु के परितः किसी बल द्वारा किसी पिंड को घुमाया जा रहा है तो उस बल का परिमाण और उस अक्ष या बिंदु से बल की क्रिया रेखा के बीच की जो लंबवत दूरी, इसी लंबवत दूरी को आघूर्ण भुजा कहें, तो उसका गुणनफल अर्थात बल गुणा आघूर्ण भुजा, यह मान है बल आघूर्ण का। इसको लिख सकते हैं F इंटू डी, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। विमी सूत्र होगा m l स्क्वायर t की घात ऋण 2, m की घात 1 l की घात 2 t की घात ऋण 2। सदिशी रूप में इसका सूत्र जो बताया गया था वह था, यह एक सदिश राशि है बल आघूर्ण, इसका सूत्र सदिशी रूप में इस रूप में था टाउ इक्वल टू, यानी बल युग्म का आघूर्ण का सदिशी मान वह r सदिश r और सदिश f के सदिश गुणनफल के बराबर। तो ये बल युग्म का आघूर्ण, बल आघूर्ण। इसके बाद कोणीय संवेग। कोणीय संवेग बराबर आपको बताया गया था कि किसी कण के रेखीय संवेग का किसी घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण, क्या बोला गया? किसी कण के रेखीय संवेग का किसी घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण उस कण का उस अक्ष मतलब उस घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है। रेखीय संवेग का घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण जो है वह कोणीय संवेग कहलाता है। तो कोणीय संवेग बराबर इसका सूत्र हो जाएगा रेखीय संवेग गुणा अक्ष से कण की लंबवत दूरी, अक्ष से कण की लंबवत दूरी। मात्रक संवेग का मात्रक और दूरी का मात्रक। संवेग मतलब द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान का मात्रक क्या? किलोग्राम, वेग का मात्रक यानी संयुक्त पूरे रूप में लिखेंगे तो यह आ जाएगा किलोग्राम मीटर
स्क्वायर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। और विमी सूत्र बराबर हो जाएगा इसका m l की घात 2 t की घात m, इसका संकेत किलोग्राम द्रव्यमान जो है उसका m, इसका l की घात 2 और फिर ये प्रति बटे में है तो t की घात ऋण 1। यह इसका विमीय सूत्र। कोणीय संवेग में एक टॉपिक और आपको पढ़ाया गया था, बताए थे उसमें कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के मान के बराबर होता है। एक व्यंजक इसका बताए थे, साथ ही साथ एक व्यंजक यह भी बताया गया था कि कोणीय संवेग बराबर 2 गुना द्रव्यमान गुणा क्षेत्रीय वेग, अर्थात द्रव्यमान और क्षेत्रीय वेग के गुणनफल के 2 गुना के बराबर कोणीय संवेग होता है। या ऐसा कहें कि कोणीय संवेग के मान में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के मान के बराबर, अर्थात टाउ इक्वल टू dl अपॉन dt। यह कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर। तो इस प्रकार से ये जो 3 व्यंजक हम कंटिन्यू, इसको हम इसलिए अभी तक के जो पढ़े थे इनका विस्तार रूप, उसको एक बार पुनः हमको देखेंगे, फिर आगे के टॉपिक में बढ़ेंगे। तो इसमें बल युग्म बताया गया था कि बल युग्म जो है क्या है, तो बल युग्म जो है किसी पिंड पर समान परिमाण के 2 बल कार्य करते हैं। 2 बल जब कार्य करते हैं और उनकी क्रिया रेखा एक नहीं होती है और ये विपरीत दिशा में होते हैं, तो उनको कहते हैं हम बल युग्म है। और इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, उसको घुमाने की। तो बल युग्म का आघूर्ण बराबर दोनों में से कोई एक बल और उस बल युग्म की भुजा, मात्रक हो जाता है न्यूटन और मीटर। विमीय सूत्र इसका हो जाएगा m l की घात 2 t की घात ऋण 2। सदिशी रूप में यदि इसको लिखते हैं, सदिशी रूप का जो व्यंजक बताएं उसका वो व्यंजक प्राप्त होता है टाउ इक्वल टू l क्रॉस f। बल आघूर्ण, बल के प्रभाव द्वारा, बल आघूर्ण किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने का जो प्रभाव है, उस प्रभाव को कहते हैं हम बल आघूर्ण। इसका सूत्र बल आघूर्ण बराबर बल गुना आघूर्ण भुजा, यानी F इंटू डी, मात्रक न्यूटन मीटर। विमीय सूत्र m l की घात 2 t की घात ऋण 2। कोणीय संवेग बताया गया अभी कि किसी कण के रेखीय संवेग का किसी घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण उस कण का उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है। तो कोणीय संवेग बराबर क्या हुआ, कोणीय संवेग बराबर जो है रेखीय संवेग गुणा उस अक्ष से कण की लंबवत दूरी, मात्रक इसका किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। विमीय सूत्र m l स्क्वायर t की घात ऋण 1। कोणीय संवेग में जो परिवर्तन की दर है वह बल आघूर्ण के मान के बराबर होता है। इसके बाद देखते हैं हम जड़त्व आघूर्ण, जिसका महत्व प्लस टॉपिक को भी पहले बताया गया है, महत्व को आज की कक्षा में देखें हम। तो जड़त्व आघूर्ण क्या है, घूर्णी गति में कोई पिंड घूर्णी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण, ये जो बल आघूर्ण की चर्चा किए हैं हम अभी, इसके प्रभाव से क्या होता है, घुमाने का प्रभाव जो। तो घूर्णी गति में कोई पिंड उसी घूर्णी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण का विरोध करता है। इस प्रवृत्ति को कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। जैसा कि बताया गया था कि जड़त्व आघूर्ण जितना अधिक होगा बल आघूर्ण उतना अधिक लगाना पड़ेगा। तो घूर्णी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए बाह्य बल आघूर्ण का विरोध करता है, उसकी इस प्रवृत्ति को हम कहते हैं जड़त्व आघूर्ण।
यह एक अदिश राशि है। जड़त्वाघूर्ण, इसका सूत्र, जड़त्वाघूर्ण का सूत्र हो जाएगा I = mr², अर्थात m द्रव्यमान वाला कोई कण जो है वह घूर्णन अक्ष से r दूरी पर स्थित है, या ऐसा कहें कि अक्ष से r दूरी पर है, घूर्णन से उसकी दूरी है, तो उसका जड़त्व आघूर्ण बराबर हो जाएगा mr²। ठीक है। और मात्रक, तो इसका मात्रक होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र हो जाएगा ml², अर्थात m की घात 1 l की घात 2, फॉर्मेट में लिखेंगे तो t की घात 0, अर्थात m की घात 1 l की घात 2 t की घात 0 इस रूप में लिख सकते हैं। यह था जड़त्व आघूर्ण। ठीक है। और यहां पर फिर आगे देखते हैं हम इसमें फिर जड़त्व आघूर्ण के सूत्र वगैरह को। तो ये इसका विमीय सूत्र ml² t-2 न्यूटन मीटर मात्रक हो गया। बल युग्म के आघूर्ण का, बल आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर, बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर। विमीय सूत्र ml² t-2 सदिश रूप में है r क्रॉस f = टाउ सदिश रूप, और बल युग्म का आघूर्ण टाउ = l क्रॉस f। कोणीय संवेग में देखे थे तो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। विमीय सूत्र m l की घात 2 t की घात ऋण 1 और dl/dt। तो जैसा अभी बताया गया था जड़त्व आघूर्ण का, तो जड़त्व आघूर्ण जो है जड़त्व आघूर्ण, यह इसका सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका सूत्र I = mr²। कई कणों के लिए है तो सिग्मा कर लेंगे। ये m पिंड का द्रव्यमान या कण का द्रव्यमान है और r घूर्णन अक्ष से दूरी, अर्थात द्रव्यमान गुणा दूरी का वर्ग। मात्रक द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम और दूरी के लिए हो जाएगा मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र होगा m, किलोग्राम के लिए ले लिए m द्रव्यमान के लिए, और ये दूरी के लिए l 2 बार है तो घात 2 आ जाएगा, समय नहीं इसलिए 0। ये हो गया जड़त्व आघूर्ण का। इसके बाद एक टॉपिक बताया गया था घूर्णन त्रिज्या, जिसमें कि क्या था घूर्णन त्रिज्या? किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या घूर्णन अक्ष से उस बिंदु की लंबवत दूरी है जिस पर किसी पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित मान लेने पर प्राप्त जड़त्व आघूर्ण वस्तु के वास्तविक जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। इस घूर्णन त्रिज्या के लिए जो सूत्र बताया गया था वो k = I/m। एक सूत्र और देखे थे इसी में k का, वह था k = √r1² + r2² + r3² डैश डैश सभी कणों के लिए अपॉन n। k = r1² + r2² + r3² + डैश डैश सभी कण अपॉन n पूरे का वर्गमूल। यहाँ पे r1, r2, r3 या r4 क्या है? सभी कणों के लिए अक्ष से दूरी, और n उन कणों की कुल संख्या। इसका मात्रक मीटर और
विमीय सूत्र, इसके लिए हो जाएगा m की घात 0, l की घात 1, t की घात 0। ये इसका विमीय सूत्र है, सिर्फ दूरी है, वह त्रिज्या दूरी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, केवल l। यह था घूर्णन त्रिज्या। इस प्रकार से हम बल युग्म, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग, जड़त्व आघूर्ण, घूर्णन त्रिज्या आदि को देखे हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। अभी विभिन्न राशियों के बारे में आपको एक बार बताया गया था फिर से। अब ये राशियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, गणितीय संबंध इनका कैसा है इसके बारे में देखेंगे। मान लो कोई पिंड किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णी गति कर रहा है, तो पिंड के समस्त अवयवी कणों का, जैसे मानते हैं यह कोई पिंड है, यह कोणीय वेग ओमेगा से इस अक्ष XY अक्ष के परितः क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो इनके समस्त कणों का, माना इसके ये M1, M2, M3 इस प्रकार से द्रव्यमान वाले कई कणों से मिलकर के बना हुआ है। तो क्या बोला गया कि कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णी गति करता है, तो समस्त अवयवी कणों का, अवयवी कणों मतलब ये इनका कोणीय वेग एक समान होगा, अर्थात यह एक समान कोणीय वेग से गति करेंगे, क्योंकि घूर्णी गति में भी बताया गया था यही, यहाँ पे घूर्णी गति कर रहे हैं। किंतु घूर्णन अक्ष से दूरियां भिन्न भिन्न होने के कारण इनका रेखीय वेग अलग अलग होगा। किसी की दूरी अधिक है, कोई कम दूरी पर है, कोई, तो दूरियां इस अक्ष से दूरियां जो है वह अलग अलग होने के कारण इनका रेखीय वेग अलग अलग होगा। मानते हैं कि घूर्णन अक्ष से R1, R2, R3 क्रमशः इस प्रकार की दूरियों पर M1, M2, M3 द्रव्यमान के कण गतिमान, कण स्थिर हैं, कण हैं। किसी पिंड, कोई पिंड है, वह पिंड के घूर्णन अक्ष जो है, अर्थात उस पिंड के से होकर के जाने वाले अक्ष से R1 दूरी पर, R2 दूरी पर, R3 दूरी पर, इन घूर्णन अक्ष से इतनी दूरियों पर, R1, R2, R3 दूरियों पर M1, M2, M3 द्रव्यमान के कण, जिनके रेखीय वेग, उन कणों के रेखीय वेग घूर्णी गति जब करते हैं तो उनका जो रेखीय वेग है, वह रेखीय वेग कितना माना पहले कण का V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3 इस प्रकार से है। तब पहले कण मतलब जिसका द्रव्यमान M1 है, पहले कण अर्थात M1 द्रव्यमान वाले कण का क्या, M1 द्रव्यमान वाले कण का रेखीय संवेग अच्छा, ये सब कण हैं, इन सब ये तो हो गया दूरियां, ये उनके द्रव्यमान, ये रेखीय वेग, और ये सब कैसे गति कर रहे हैं, इनका कोणीय वेग कैसा है, एक समान है, कैसा है, ओमेगा। तब पहले कण यानी M1 द्रव्यमान वाले कण का रेखीय संवेग, रेखीय संवेग बराबर हो जाएगा M1 V1, संवेग बराबर होता है P = M, P द्रव्यमान गुणा वेग, तो वैसे ही M1 V1, ये तो संवेग हो गया। संवेग का घूर्णन अक्ष प्रति आघूर्ण जो सूत्र बताया गया था, किसी कण के रेखीय संवेग का, किसी कण के रेखीय संवेग का घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण, तो वैसे ही यहां पर रेखीय संवेग ले लिए गुणा
वो घूर्णन अक्ष से दूरी ले लिए, ये हो गया r1। अर्थात पहले हम रेखीय संवेग निकालेंगे। यह रेखीय संवेग आया m1 v1, उसके बाद जाके कोणीय संवेग निकालेंगे। इस मान में m1 v1 का मान रख लें तो v1 का मान आ जाएगा r1 ओमेगा। r1 ओमेगा क्यों? क्योंकि v इक्वल टू r ओमेगा, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। इस सूत्र से v इक्वल टू r ओमेगा, इसलिए v1 इक्वल टू r1 इंटू ओमेगा। अतः कोणीय संवेग, इसका कोणीय संवेग अब हम निकालेंगे उस सूत्र से। कुछ देर पहले जो आपको बताया जा रहा था वही, अब कोणीय संवेग निकालेंगे। तो रेखीय संवेग का जो आघूर्ण रहेगा उसको, किसी कण के रेखीय संवेग का किसी घूर्णन अक्ष के पड़ता आघूर्ण उसका कोणीय संवेग कहलाता है। अर्थात कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग, इसका मान लेंगे और फिर उस दूरी को लेंगे, तो ये आ जाएगा m1 r1 ओमेगा इंटू r1, या ऐसा कहें m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। पहले कण के लिए क्या आया मान? पहले कण के लिए मान आया m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा। इसी प्रकार m2 m3 द्रव्यमान वाले कणों के लिए, इसी प्रकार m2 m3 और जो कण हैं उनके लिए कोणीय संवेग आ जाएगा m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, m3 r3 स्क्वायर ओमेगा, ये क्रमशः। तो संपूर्ण पिंड का, उस पूरे पिंड का घूर्णन अक्ष के परतः कोणीय संवेग वो L इक्वल टू हो जाएगा, इस पूरे मान को जोड़ देंगे m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस m3 r3 स्क्वायर ओमेगा, क्रमशः इसी प्रकार जितने कण हैं समस्त के लिए। या ये ओमेगा सबका एक है तो इसको बाहर ले लिए, तो ये आ गया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डैश, सभी कणों के लिए आगे लेंगे। या ओमेगा इक्वल टू ओमेगा इंटू सिग्मा m r स्क्वायर। क्या किए? ये समस्त कणों का एक रूप में लिख लिए, या ओमेगा, और यह क्या है m r स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण I, तो ये हो गया ओमेगा इंटू I, किसका मान बराबर? L का मान। तो L इक्वल टू, तो हमें L इक्वल टू प्राप्त हुआ ओमेगा I, या और इसको लिख लें तो L इक्वल टू I ओमेगा। यह क्या है? यह है कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध, L इक्वल टू I ओमेगा। अर्थात किसी अक्ष के परतः किसी पिंड का कोणीय संवेग, अब देखो कोणीय संवेग की परिभाषा जड़त्व आघूर्ण के रूप में, किसी अक्ष के परतः किसी पिंड का कोणीय संवेग उस अक्ष के परतः उसका जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। और इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो सदिश L इक्वल टू I और सदिश ओमेगा, ये ऐसा। यह था कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। सभी राशियां एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई हैं, जिसको कि हम गणितीय रूप में भी समझे और भौतिक रूप में भी। जैसा कि कोणीय संवेग और बल आघूर्ण आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, तो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के मान के बराबर होता है। ये कोणीय संवेग और बल आघूर्ण का हो गया। जड़त्व आघूर्ण के रूप में देखें तो कोणीय संवेग का मान जो है, देखो वहां बल आघूर्ण में परिवर्तन है उसका,
बल आघूर्ण में क्या है, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर। और जड़त्व आघूर्ण के रूप में ले तो क्या आ रहा है कि कोणीय संवेग का मान किसी अक्ष पर रहता है, घूर्णन अक्ष पर रहता है, कोणीय संवेग का मान जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो टॉपिक को एक बार फिर रिपीट कर लें कि कोई पिंड है जो M1, M2, M3, M4 यानी कई कणों से मिलकर के बना हुआ है, जिनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 इस प्रकार से हैं, और उन कणों के वेग V1, V2, कौन सा वेग है यह, रेखीय वेग। तो पहले कण का रेखीय संवेग निकाले। रेखीय संवेग बराबर क्या होता है, पहले कण के लिए रेखीय संवेग मतलब कि m इंटू v। तो पहले कण के लिए रेखीय संवेग m1 v1, m1 का मान रख लिए, m1 था, अब v1 रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध v इक्वल टू r ओमेगा होता है, तो r1 ओमेगा। तो पहले कण का घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय संवेग बराबर हो जाएगा m1 r1 ओमेगा r1। ये तो पूरा रेखीय संवेग था और ये दूरी अर्थात m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा। इसी प्रकार से m2 द्रव्यमान वाले कण के लिए हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, m3 द्रव्यमान वाले के लिए m3 r3 स्क्वायर ओमेगा क्रमशः। आगे तो संपूर्ण पिंड का आगे क्या हो जाएगा, संपूर्ण पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः, संपूर्ण पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय संवेग L बराबर m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस m3 r3 स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा को बाहर ले लेते हैं तो ओमेगा इंटू ब्रैकेट में m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, या ओमेगा इक्वल टू या L इक्वल टू ओमेगा इंटू सिग्मा एम आर स्क्वायर। यहाँ पे सिग्मा एम आर स्क्वायर का मान है I अर्थात जड़त्व आघूर्ण, तो L इक्वल टू हो गया ओमेगा I, या L इक्वल टू I ओमेगा। सदिश रूप में लिखें तो इसको L इक्वल टू I इंटू ओमेगा। यह था कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। ठीक है, धन्यवाद।